गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू मालन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का वीडियो सेगमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो सेगमेंट्स उन मुद्दों पर आधारित है जो प्रोफेसर राजेंद्र रजू भैया विश्वविद्यालय के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हों, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हों, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हों, हर एक यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लखनऊ के कोलैबोरेशन से एक नया पाठ्यक्रम बनाया गया है, एक न्यू पॉलिसीज़ बनाई गई, एक न्यू जिसे हम नया शिक्षा नीति कहते हैं या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके अकॉर्डिंग बच्चे स्टेट के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में पढ़ रहे हैं, जो प्रथम वर्ष के बच्चे हैं, प्रथम सेमेस्टर के बच्चे हैं, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, सब के लिए एक को क्यूरिकुलम कोर्स चलाया गया है जो एक अनिवार्य विषय के रूप में जाना जाता है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था, को क्यूरिकुलम का जो फर्स्ट सेमेस्टर में होने वाला पहला पेपर है, जिसको हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के नाम से जानते हैं, उसके विषय में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमने एक संक्षिप्त में बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं और डिटेल्स में हम लोग इसके विषय में अध्ययन करेंगे, एक एक करके एक एक यूनिट को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। तो हमने ये सोचा कि सबसे पहले हम इनके संक्षिप्त विवरण को बता दें, एक बार संक्षिप्त विवरण के विषय में हम लोग परिचित हो जाएं, इसके बाद हम लोग डीप में इसका अध्ययन करते हैं, एक एक यूनिट को बहुत ही डीपली हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो सेगमेंट्स बच्चों दूसरे अर्थात सेकेंड सेमेस्टर में जो दूसरा पेपर है जिसका टाइटल है फर्स्ट एड्स एंड हेल्थ। क्या नाम है? फर्स्ट एड्स एंड हेल्थ, अर्थात प्राथमिक स्वास्थ्य। जो प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए जो उपचार किया जाता है, अर्थात प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए उपचार और प्लस हेल्थ स्वास्थ्य, किस प्रकार से प्राथमिक हेल्थ के लिए जो उपचार अर्थात प्राथमिक उपचार कैसे हम लोग करते हैं और साथ ही साथ हमारे हेल्थ से रिलेटेड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान देना चाहिए। बाय द वे, अगर कोई आदमी हमारे आसपास के माहौल में बीमार हो जाता है तो उसका हम किस प्रकार से हेल्प कर पाएंगे, इन सब तथ्यों पर, इन सब एस्पेक्ट्स के विषय में हम इसी वीडियो सेगमेंट्स में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लखनऊ के कोलैबोरेशन से एक नई पॉलिसी बनाई गई है जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 कहते हैं। जैसा कि बच्चों हमको पता है कि जब हमारा सिलेबस बहुत ही रफ एंड टफ हो जाता है, बहुत रिजिड हो जाता है, बहुत पुराना बन जाता है, तो पढ़ने पढ़ाने दोनों से हम लोगों का मन उबने लगता है और ऐसा लगता है कि ये शायद हमारे काम से नहीं है, हमारे काम से थोड़ा बाहर हो जा रहा है। तो समय समय पर क्या होना चाहिए, सिलेबस में बदलाव होना चाहिए, पाठ्यक्रम में बदलाव होना चाहिए और थोड़ा सा इंटरेस्टेड होना चाहिए, जो पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मन लगे और साथ ही साथ रोजगार परक होना चाहिए, आत्मनिर्भरता उसमें देखने को मिले, है ना। तो ऐसे ही एजुकेशन को पढ़ने में भी अच्छा लगता है और टीचर को पढ़ाने में भी अच्छा लगता है ना। अर्थात आसपास के माहौल में, गांव देश में बच्चे का एक रेप्यू बनना चाहिए, एक अच्छा उसका इमेज बनना चाहिए और पढ़ाई लिखाई का कुछ मायने, कुछ अर्थ समझ में आना चाहिए। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपको एक बार हम बता दें कि ये बीए, बीएससी और बीकॉम अर्थात प्रोफेशनल कोर्स में जो ग्रेजुएशन प्रथम ईयर के बच्चे हैं सबके लिए ये अनिवार्य शिक्षा के रूप में है। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो प्रीवियस वीडियो में हमने पहला डिस्कस किया था, तो पहला जो था बच्चों वो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन था, वो ये पहला पेपर था। दूसरा जो सेकेंड सेमेस्टर में चलेगा उसका नाम क्या है, जो सेकेंड कोर्स है को क्यूरिकुलम कोर्स सेमेस्टर 2 के लिए, उसका कोर्स टाइटल अगर हम देखें तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ है। क्या नाम है? फर्स्ट एड एंड हेल्थ, अर्थात प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य। क्या नाम है? प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य। तो ये किसने बनाया बच्चों? ये कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके लिए कॉमन सिलेबस है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि इसमें एक कमेटी जो बनाई गई है बच्चे उत्तर प्रदेश की तरफ से, अगर उसके स्टीयरिंग कमेटी की हम बात करें तो देखिए यहाँ स्टीयरिंग कमेटी की जो सेक्रेटरी हैं वह है मिस्टर मोनिका यस गर्ग, जो आईएएस हैं और चेयरपर्सन है स्टीयरिंग कमेटी की। अगर इनके डिजिग्नेशन की बात करें, इनके पद प्रतिष्ठा की बात करें तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन उत्तर प्रदेश की, है ना। दूसरा अगर हम देखें तो प्रोफेसर पूनम टंडन, यह है प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ से। और अगर तीसरे नंबर पर हम बात करें तो प्रोफेसर हरे कृष्णा के यहाँ ये भी प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से, है ना, उत्तर प्रदेश से। और अगर हम अगले नंबर पर बात करें तो डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, ये है एसोसिएट प्रोफेसर केएम गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से, है ना। तो ये है बच्चों जो हमारे उत्तर प्रदेश के बनाए हुए स्टीयरिंग कमेटी है। तो स्टीयरिंग कमेटी के ये मेंबर्स हैं जिन्होंने इसमें काम किया है। साथ ही साथ हम अगला देखते हैं तो ये सिलेबस डेवलप्ड बाई, इस सिलेबस को किसने डेवलप किया है, तो आइए हम उनको जान लेते हैं कि वो महानुभाव कौन है जो इस सिलेबस को बनाए हैं, है ना।
तो पहले नंबर पर आते हैं डॉक्टर मोनिशा बनर्जी। ये है प्रोफेसर एंड डीन रिसर्च। कहाँ क्या है? प्रोफेसर एंड डीन रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और दूसरे हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, है ना, जो स्टीयरिंग कमेटी के भी मेंबर हैं। और डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से, केएम गवर्नमेंट गर्ल पीजी कॉलेज बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से ही, है ना। अब देखिए को क्यूरिकुलम, अगर हम देखें तो ये इसका जो टाइटल है वो उसका नाम है को क्यूरिकुलम कोर्स। और प्रोग्राम जो होगा बच्चों एक प्रकार का सर्टिफिकेट कोर्स देगा। ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए अलाउ होता है। और देखिए ये किसके लिए है? सेकंड सेमेस्टर के जो बच्चे होंगे सेकंड सेमेस्टर के लिए। इस बार बच्चों जो एग्जाम कराया जा रहा है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज की तरफ से, ये एनुअली एग्जाम कराया जाएगा। तो इसमें दोनों पेपर देना अनिवार्य होगा। पहला पेपर जो मैंने बताया था फूड हेल्थ एंड हाइजीन, और दूसरा ये है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ये दोनों पेपर आपको देना पड़ेगा। तो हम पूरे पेपर के जितने भी पाठ्यक्रम है बच्चों, हम सबको बहुत ही डीपली अध्ययन करेंगे, एक एक यूनिट को पढ़ेंगे। लेकिन हम सबसे पहले यूनिट को थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं कि पूरे यूनिट के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। तो अगर हम ये देखें बच्चों कोर्स का कोड ये है ना। और ये देखिए कोर्स का टाइटल है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, है ना। तो फर्स्ट एड हेल्थ के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कोर्स का आउटकम, अर्थात इसका पर्सपेक्टिव क्या है, किस परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके हम पर्सपेक्टिव को जान लेते हैं, इसके आउटकम्स को जान लेते हैं, अर्थात इसके समरी को हम जान लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में, अर्थात इस पूरे कोर्स में, एक पूरे पेपर में हम लोग क्या हाईलाइट करेंगे, किसके विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना। तो सबसे पहला आप देखिए रिमार्क करते जाइएगा। पहला देखिए, पहला जो है लर्न द स्किल नीडेड टू एसेस द इल और इंजर्ड पर्सन, है ना। अर्थात बीमार या घायल व्यक्ति के लिए आवश्यक कौशल सीखना। क्या? बीमार या घायल व्यक्ति के लिए आवश्यक कौशल सीखना। अगर हमारे आसपास के पड़ोस में, आसपास के माहौल में कोई आदमी बीमार हो जाता है या फिर वो इंजर्ड हो जाता है, घायल हो जाता है, तो उसके लिए हम अपना कौन सा कौशल, कौन सा स्किल लगाकर उसके जान को हम बचा सकते हैं, उसको एक प्राथमिक उपचार देकर उसको हॉस्पिटलिटी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि बच्चों हमको पता है कि अगर हम मान लीजिए हम अपने कॉलेज से निकल रहे हैं, अपने घर से निकल रहे हैं, कॉलेज की तरफ आ रहे हैं, बाय द वे खुदा न खास्ता अगर दुर्भाग्यवश किसी आदमी का सड़क दुर्घटना हो जाता है, तो उस समय आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि उस आदमी के मदद के लिए आप पहुँचें। और मदद के लिए आप तब पहुँचेंगे जब आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कौशल होगा, एक एक्स्ट्रा स्किल होगा, जहाँ पहुँचकर आप उस स्किल को अप्लाई करेंगे और उस आदमी का क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार देंगे। और प्राथमिक उपचार वो चीज़ होता है बच्चों कि आपको इमरजेंसी में एक ऐसा ट्रीटमेंट देना है, एक ऐसा उपचार देना है कि वो उस आदमी का जान न जाए। और उसको एक लॉन्ग जर्नी तय करने के लिए, अगर मान लीजिए उसको इलाहाबाद पहुंचना है, बनारस पहुंचना है, लखनऊ पहुंचना है, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको एक प्राथमिक जो उपचार है उसको आपको एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट साइट पर ही देना पड़ेगा। जहां एक्सीडेंट साइट हुआ है वहाँ पर आपको एक प्राथमिक उपचार देना पड़ेगा। एक ऐसा आप वैकल्पिक व्यवस्था बना देंगे जिससे वो आसानी से दूर सुदूर हॉस्पिटल तक पहुँच जाए, अर्थात सिटीज़ तक पहुँच जाए। अगर बाय द वे आप उपचार नहीं कर पाते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य वाला उपचार नहीं दे पाते हैं, तो उस आदमी का जान वहाँ जा सकता है। तो हमारा ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि उस आदमी को जाकर हम प्राथमिक उपचार दें अपने कौशल और विकास, अपने कौशल और दिमाग का प्रयोग करके, और जिससे वो आसानी से हॉस्पिटल तक पहुँच जाए। तो पहला क्या है बच्चों, लर्न द स्किल नीडेड टू द एसेस द इल एंड इंजर्ड पर्सन, अर्थात एक बीमार या तो फिर एक घायल पर्सन को अपने स्किल्स के द्वारा, अपने कौशल्स के द्वारा उसकी सहायता हम कैसे करेंगे, ठीक है। अगर ये हम दूसरा देखें, लर्न द स्किल टू प्रोवाइड CPR टू इन्फेंट्स, चिल्ड्रेंस एंड एडल्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। CPR क्या होता है? CPR माने होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, अर्थात आर्टिफिशियल वेंटिलेशन जिसको कहते हैं। आपको हम बता दें बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई आदमी का सड़क दुर्घटना हो गया, सड़क दुर्घटना में उसका सांस, अर्थात उसका जो पल्सेस है बच्चों वो पूर्ण रूप से डीप में चली गई, अर्थात पल्सेस उसकी नहीं आ रही हैं, ना उसका सांस नहीं आ रहा है। कोई आदमी ये सोचेगा कि ये मर चुका है, लेकिन बच्चों वो मरा नहीं है। अगर मान लीजिए मतलब तुरंत ऑन द स्पॉट उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी पल्सेस चली जाती हैं, तो वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, अपना स्किलिंग लगाना पड़ेगा, अपना कौशल लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसको आप क्या करेंगे, आप उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देंगे, अर्थात और ये तब कर पाएंगे आप जब आपके पास स्किलिंग होगी और जब आप उसको ट्रेनिंग किए रहेंगे, ट्रेंड रहेंगे, तब आप उसको कर पाएंगे। सपोज दैट जिस आदमी के सांसें नहीं आ रही हैं, पल्सेस डीप में चली गई, उसका पल्स नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आप 3 अंगुलियों के सहारे से पल्स ली जाती है ना, अगर मान लीजिए आप अंगूठी के साइड से, हाथ का जो अंगूठा वाला पार्ट होता है उधर से अगर आप पल्स ले रहे हैं, है ना, जैसे मान लीजिए
आपका जो अंगूठा साइड है, अंगूठा की साइड से अगर आप पल्स मेजर करेंगे, अब पल्स नहीं आ रहा, डीप में चला गया, तो उस आदमी का क्या करेंगे आप, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देंगे, मुंह से सांस देंगे। कैसे देंगे? मुंह से सांस देंगे। उसके मुंह में अपने मुंह को सटाकर उसको सांस देंगे। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए उसका सांस की रिकवरी नहीं हो पाती है तो आप क्या करेंगे, उसके यहाँ अर्थात जो स्टर्नम पार्ट होता है, स्टर्नम के लास्ट में जो जिफॉइड होता है, उसके बाएं साइड में था हार्ट के साइड में आपको दोनों हाथ से बहुत तेज़ी से कंप्रेस करना, दबाना है। उसको हार्ट कंप्रेशन भी कहते हैं। और आपको लगभग 2 से 2.5 इंच नीचे दबाना है, बहुत जोर, अपने पूरा ताकत लगा के आपको दबाना है ना, अर्थात 2 से 2.5 इंच तक आपको दबाना है, फिर छोड़ना है, फिर दबाना है, फिर छोड़ना है। इस प्रकार से आपको लगभग 30 बार आपको दबाना है 1-1 घंटे तक, जब तक, और ये कब तक करते रहेंगे, जब तक उसकी सांसें नहीं आने लगेंगी, जब तक उसकी पल्सेस नहीं चलने लगेंगी, तब तक आप तक को क्या करना पड़ेगा, इसी को CPR कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, अर्थात क्या कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन, अर्थात आप उसको पुनर्जीवन देने जा रहे हैं। क्या रिससिटेशन माने क्या होता है? पुनर्जीवन। आप उसको पुनर्जीवन देने जा रहे हैं। और ये किसके लिए? इन्फेंट्स, यहाँ देखिए लिखा गया इन्फेंट्स, चाइल्ड एंड अडल्ट। किसके लिए? इन्फेंट, चाइल्ड्स एंड अडल्ट। कोई छोटा बच्चा है उसका भी सांस डीप में जा सकता है, कोई चिल्ड्रेन, कोई इन्फेंट शिशु है उसका भी डीप में जा सकता है, चिल्ड्रेन है, बच्चा है, उसका भी सांस डीप में जा सकता है, और यहाँ तक कि कोई वयस्क है, एडल्ट है, उसका भी सांस डीप में जा सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए बच्चों को डरना नहीं है, ये आपको स्किलिंग सिखाई जाएगी। हम आपको सिखाएंगे क्या करना पड़ेगा, हार्ट पर क्या करना है, बहुत तेज़ी से आपको कंप्रेस करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, या फिर क्या कहते हैं, हार्ट कंप्रेशन। आप बिल्कुल दबाते रहेंगे, आपको कम से कम 30 बार 40 बार दबाना पड़ेगा। 2-2.5 इंच आपका उस पेशेंट का हार्ट क्या होगा, दबाना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा, और मुँह से आपको क्या करना पड़ेगा, सांस भी देते रहना पड़ेगा, है ना। तो जब तक उसकी रिकवरी नहीं हो जाती, पल्सेस नहीं आ जाती, तब तक आपको ये काम करना पड़ेगा। और यही होता है प्राथमिक उपचार का एक कौशल, एक दिमाग। अगर मान लीजिए आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आदमी तो मर चुका ही है, क्योंकि उसकी नसें, उसकी जो पल्स है वो डीप में जा चुकी है, सांस नहीं आ रहा है, तो वो मर ही गया है। अगर उसका प्राथमिक उपचार नहीं करेंगे तो मर जाएगा। इससे बढ़िया आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको प्राथमिक उपचार देना पड़ेगा। तो यही इसमें कहा गया है, लर्न द स्किल टू प्रोवाइड CPR टू इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, अर्थात आपको कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन देना पड़ेगा, कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन देना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल वेंटिलेशन एंड द हार्ट कंप्रेशन, हार्ट कंप्रेशन के द्वारा, आर्टिफिशियल कंप्रेशन के द्वारा, या फिर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देकर, अपने मुंह से सांस देकर, उसको अपने मुंह से सांस देना पड़ेगा। तब हो सकता है कि उसका पुनर्जीवन आ जाए और आपका क्या हो जाएगा, मतलब आप कुल मिला के आप अपने स्किल का प्रयोग करेंगे। आपके अंदर एक बदलाव होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आइए अगला देखते हैं, क्या बात करते हैं, लर्न द स्किल टू हैंडल इमरजेंसी चाइल्ड बर्थ। बाय द वे, आप जा रहे हैं कहीं समाज सोसाइटीज़ में जा रहे हैं और किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ के प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है, अर्थात उसकी डिलीवरी करानी है, तो आप डिलीवरी कैसे कराएंगे। आपको इमरजेंसी डिलीवरी, अर्थात कुल मिला के आपको वहाँ एक आर्टिफिशियल, एक ऐसा चलता फिरता हॉस्पिटल सेटअप करना पड़ेगा। आपको एक ऐसा माहौल देना पड़ेगा जिससे आसानी से बच्चे का चाइल्ड बर्थ हो सके, उसका पार्चुरेशन हो सके। तो आपके अंदर ये स्किलिंग होनी चाहिए, आपके अंदर ये कौशल विकास होना चाहिए कि आपको, अगर मान लीजिए कहीं आप सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं, कहीं बस अड्डे पर हो गया, या कहीं रेलवे स्टेशन पर हो गया, या और कहीं जगह पर जहां अपने आप ही प्रसव पीड़ा किसी लेडीज़ की, किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ की शुरू हो जाती है और वहां हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो क्या करेंगे आप। आपकी ये मॉरलिटी होती है, ये आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप उसके साथ लग जाइए और प्राथमिक उपचार देकर उसके बच्चे का जन्म कराइए, उसको डिलीवरी कराइए। क्योंकि आपके पास जब हुनर रहेगा, जब आपके पास स्किलिंग रहेगी, तो आप वो सब कराने में सक्षम होंगे। तो यही है, इसके विषय में हम इस पूरे टॉपिक्स में क्या समझेंगे, लर्न द स्किल टू हैंडल इमरजेंसी चाइल्ड बर्थ, अर्थात किसी आकस्मिक चाइल्ड बर्थ अगर कराना है, हमको तुरंत इमरजेंसी चाइल्ड बर्थ कराना है, तो हम कैसे कराएंगे, इसकी स्किलिंग को समझना है, इसके कौशल को सीखना है। अगला क्या है, लर्न द बेसिक सेक्स एजुकेशंस help young people navigate thorny questions responsible with and confidence। अर्थात हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको सिखाना है तत्कालीन, अर्थात हमको बुनियादी यौन शिक्षा के विषय में सिखाना है। क्या है, क्योंकि बच्चों समाज सोसाइटीज़ में एक बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ी भ्रांति है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, उनके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होता है। यौन शिक्षा के विषय में उनको नॉलेज नहीं होता, उनके विषय में पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो गलत कदम उठा लेते हैं और कोई भी चीज़, सामान्य चीज़ भी बताने में शर्माते हैं और उसका बहुत बड़ा खामियाजा वो भुगतते हैं, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक बुनियादी यौन शिक्षा सीखना पड़ेगा और युवा लोगों को जिम्मेदारी और आत्मविश्वास के साथ
साथ सही रास्ते पर चलने के लिए हमको उनको मदद करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, है ना। तो यौन शिक्षा का बुनियादी एजुकेशन आपको देना है और युवा लोगों को ये समझाना है कि जिम्मेदारी और आत्मविश्वास के साथ हम कैसे जिए, और चलने के लिए उनको एक जिम्मेदारी या आत्मविश्वास भरी ज़िंदगी जीने के लिए उनको मदद करना है, उनको समझाना है। तो ये कैसे कर पाएंगे? एक जो बुनियादी अर्थात बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ एजुकेशन है, उसको आप प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ और जिम्मेदारी भरी ज़िंदगी के विषय में समझाना पड़ेगा कि आप भाई ये जो होता है बच्चों सेक्स एजुकेशन, अर्थात सेक्स एक कैसा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द नॉर्मल, ये नॉर्मल और एक नेचुरल ड्राइव है, अर्थात ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो सबके साथ होता है। तो इसको बहुत बड़ा नहीं लेना चाहिए। आपका जो सबसे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पढ़ना है, आप पढ़ के अपना कैरियर बनाइए, शादी विवाह एक समय पर हो जाएगा। तो यौन शिक्षा के विषय में हर एक बच्चों को सजग करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि इट इज़ अ टाइप ऑफ द नॉर्मल एस्पेक्ट्स, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ द सीरियस matter, it is not a type of the serious matter, it is only type of the natural drive, it is a type of the natural sex behavior। ये एक प्रकार का नेचुरल सेक्स बिहेवियर है, एक नेचुरल ड्राइव है, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो सबके साथ होती है। तो इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना है। इसको एक बुनियादी यौन शिक्षा के विषय में बच्चों को समझाना है और उनको एक जिम्मेदारी भरी और एक आत्मविश्वास भरी जिंदगी जीने के लिए सही कदम पर चलने के लिए समझाना है। अगला है क्या बच्चों? हेल्प टू अंडरस्टूड नेचुरल चेंजेस ऑफ एडोलसेंस, अर्थात एक एडोलसेंस जो युवा बच्चे होते हैं, युवा बच्चों में क्या नेचुरल चेंजिंग आती है, क्या एक प्राकृतिक बदलाव आता है, उसके विषय में बच्चों को समझाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों का जो कॉलेज होता है बच्चों, वो को एजुकेशन होता है जहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों संयुक्त रूप से पढ़ते हैं। तो वहाँ इन बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नए जब चेंजिंग बदलाव आने लगता है तो वो उस चीज़ को लेकर सीरियस हो जाते हैं। तो बच्चों को या बच्चियों को उनको समझाना पड़ेगा कि जब किशोरावस्था आता है, जब एडोलसेंस आता है, तो उसमें कुछ नेचुरल चेंजिंग होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजिंग आते हैं। तो इट इज टाइप ऑफ द पैथोलॉजिकल चेंजिंग, इट इज नॉट टाइप ऑफ द सीरियस मैटर। ये एक प्रकार का बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये कोई बहुत बड़ा गंभीर समस्या नहीं है। उनको ये समझा देना चाहिए कि ये चीज़ें चेंजिंग होती, बदलाव होती हैं, तो इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यही बताना है, हेल्प टू अंडरस्टूड नॉर्मल चेंज ऑफ द एडोलसेंस, अर्थात बच्चों को अंदर जो नॉर्मल एडोलसेंस अर्थात जो किशोरावस्था के कुछ फिजिकल चेंजेज आते हैं उनके विषय में हमको समझाना है। लर्न द स्किल टू आइडेंटिफाई मेंटल हेल्थ स्टेटस एंड द साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड्स, अर्थात हमको ये भी बताना है कि कुछ मेंटल हेल्थ स्टेटस होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जब वो अपनी मेहनत के साथ, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जितना वो मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको अचीवमेंट नहीं होता है, प्राप्ति नहीं होता है, तो वो बच्चे क्या होते हैं, डायमेंशिया के शिकार हो जाते हैं। उन बच्चों के अंदर डिलीरियम हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं, समझते हैं, जिसके वजह से उनको रेस्टलेसनेस अर्थात ब्रेथलेसनेस अर्थात उनको क्या होती है, नींद नहीं आती है ना, हर समय घबराते हैं, अर्थात उनके जीवन का मकसद समाप्त सा लगने लगता है, क्योंकि उनको ये समझ में आता है कि हमने इतना पढ़ा और हमको अचीवमेंट नहीं हुआ। तो बच्चे से घबराना नहीं चाहिए। आपका जो पहला कर्तव्य है, आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने के बाद आपको जो चीज़ अचीव होना है वो अचीव हो जाएगा। तो यही चीज़ होता है कि कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, कुछ मानसिक विकार आ जाते हैं, कुछ मानसिक बीमारियाँ जनरेट हो जाती हैं बच्चों में, और इसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड्स देना पड़ेगा। उनको इमोशन से भरी चीज़ों को समझाना पड़ेगा। जो इमोशन में आ जाते हैं बच्चे, तो आप उनको मोटिवेट करेंगे, आप उसको ऐसा प्रेरणा देंगे जिससे बच्चे का लाइफ सिक्योर हो सके, बच्चा अच्छा से जी सके। तो ऐसे बच्चों को जो अपने महत्वाकांक्षा को लेकर, बहुत बड़ी आकांक्षाओं को लेकर वो पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं और अचीवमेंट ना हो जाने पर उनको डायमेंशिया के शिकार हो जाते हैं, डिलीरियम के पेशेंट हो जाते हैं, कुछ मानसिक प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं, मानसिक विकार आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमको अपने स्किलिंग के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से, अपने सूझबूझ के साथ से समझाना होगा, है ना। तो इन सब एस्पेक्ट्स पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं, आगे हम देखते हैं। तो ये क्या है बच्चों, एक प्रकार का ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, एक अनिवार्य शिक्षा है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसमें एक मिनिमम पासिंग मार्क्स होगा जिसको पास करना ही पड़ेगा। बच्चों ये नंबर जो है आपके मेन मार्क्स में जुड़ेगा नहीं, लेकिन इसको पास करना किसी भी कीमत पर ज़रूरी होगा। अगर आप इसको पास नहीं कर पाएंगे तो आपको डिग्री की सर्टिफिकेट, डिग्री की कोर्स, जो डिग्री का एक प्रमाण पत्र होता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसका मार्क्स अगर हम देखें बच्चों तो 25 + 72 अर्थात 25% जो 25 मार्क्स जो होगा ये प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, और 75 मार्क्स का जो होगा इसका एग्जाम होगा, आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। आइए अब हम जानते हैं पूरे टॉपिक्स के विषय में। टॉपिक्स को यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है और इस पूरे टॉपिक को बच्चों कुल 4 यूनिट में डिवाइड किया गया। जैसे देखिए, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट,
थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट। अगर बच्चों आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके अंदर इतना हुनर डेवलप हो जाएगा, इतना स्किलिंग डेवलप हो जाएगा कि आसपास के लोग आपको जानेंगे कि वास्तव में ये लड़का पढ़ाई किया है और पढ़ाई का वास्तव में मकसद और पढ़ाई का जो वास्तविक रूप होता है वो यही होता है। तो आपके अंदर एक चीज़ पढ़ाई के साथ साथ, किताबी नॉलेज के साथ साथ बच्चों आपके पास एक ऐसा नॉलेज होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, आपके पास व्यवहारिक नॉलेज, एक व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। आपके पास किताबी नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं रखता है, ज़्यादा मायने और ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके पास व्यवहारिक नॉलेज का होना, कि आपके पास व्यवहारिक नॉलेज कितना है जो समाज के लिए काम करता है। किताबी नॉलेज बच्चों आपके लिए काम करता है, लेकिन व्यवहारिक नॉलेज समाज के लिए समर्पित होता है। तो आपके पास व्यवहारिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी हो पाएगा जब आपके पास स्किल डेवलप होगा, आपके पास कौशल डेवलप होगा। और कौशल के लिए ये यूनिवर्सिटी क्या है, कटिबद्ध है, आपको ट्रेनिंग दे रही है, आपको स्किलिंग दे रही है। बशर्ते आप अगर पूरे माहौल के साथ और पूरे मन के साथ अगर तैयारी करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। आइए बात करते हैं टॉपिक के विषय में। सबसे पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है बेसिक फर्स्ट एड्स, है ना, अर्थात प्राथमिक स्वास्थ्य, जो प्राथमिक उपचार होता है, प्राथमिक उपचार के विषय में हम लोग बात करेंगे, अर्थात एक बुनियादी उपचार। क्या है? बुनियादी प्राथमिक उपचार के विषय में हम लोग बात करने चल रहे हैं। बेसिक फर्स्ट एड्स माने क्या होता है? बुनियादी प्राथमिक उपचार। तो इसका क्या होगा बच्चों? सबसे पहले हम बात करेंगे एम्स ऑफ फर्स्ट एड्स एंड फर्स्ट एड एंड द लॉ, अर्थात हम फर्स्ट एड के उद्देश्य को जानेंगे, अर्थात प्राथमिक उपचार का क्या उद्देश्य होता है, और साथ ही साथ उसके लॉज को जानेंगे, उसके नियम और तौर तरीकों को जानेंगे। तो कौन सा तौर तरीका होता है, कौन से इसके लॉज हैं, और साथ ही साथ इसका मेन एम क्या होगा, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है प्राथमिक उपचार के लिए, हम किस लिए करते हैं, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। अगला है डीलिंग विथ एन इमरजेंसी है रिससिटेशन बेसिक। जैसे कि मैंने बताया ना, अर्थात हम एक इमरजेंसी रिससिटेशन अर्थात पुनर्जीवन के विषय में बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, अर्थात हार्ट और लंग्स को कंप्रेस करके किसी आदमी के अंदर पल्स जनरेट करना, किसी के सांस को वापस लाना, उसी को हम पुनर्जीवन कहते हैं। तो इसके विषय में हम डीलिंग करेंगे, इसके विषय में हम जानेंगे क्या डील करना है आपको। इमरजेंसी, अगर मान लीजिए कहीं सड़क दुर्घटना हो जाता है, कोई आदमी डूब रहा है, डूबने के बाद उसकी सांसें चली जाती हैं, सड़क दुर्घटना में गंभीर चोट उसके हार्ट पर जाता है, उसके सीने पर आ जाता है, तो उस समय पेशेंट का जो पल्सेस है बच्चों वो डीप में चली जाती हैं और उसका सांस खत्म हो जाता है। तो ऐसे समय पर आपको अपने कौशल का विकास करके, अपने कौशल का प्रयोग करके आप इमरजेंसी में उसको क्या देंगे, पुनर्जीवन दे सकते हैं। लेकिन कैसे? आर्टिफिशियल कंप्रेशन के द्वारा, हार्ट कंप्रेशन के द्वारा या आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के द्वारा आप अपने मुंह से उसको सांस देंगे, साथ ही साथ हार्ट को कंप्रेस करेंगे, बाएं साइड में ले जाकर 2 से 2.5 इंच अपने हाथ से क्या करेंगे, उसको दबाएं, कंप्रेस करेंगे, उसके पूरे रिब्स को दबाना होगा। आपको डरना नहीं है कि उसका जान चला जाएगा, जान तो वास्तव में जा चुका है, लेकिन आप जब आप उसको कंप्रेस करेंगे तो जितना ज़्यादा हार्ट बच्चों पंप करता है तो वो फंक्शन में आ जाएगा। तो क्या करेगा, ब्लड को फ्लो करने लगेगा, जिसकी वजह से ब्लड से ऑक्सीजन जाता है। आपको मुँह से सांस देना पड़ेगा, हार्ट को कंप्रेस करना पड़ेगा, तो इधर से मुँह से सांस जाएगा, हार्ट को कंप्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, अर्थात उसका पंपिंग होना शुरू हो जाएगा। हार्ट जब पंप करेगा तो ब्लड को फ्लो करेगा, ब्लड को फ्लो करेगा तो ऑक्सीजन पूरे बॉडीज तक पहुंचेगा, जिसकी वजह से उसका उसके जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जी जाएंगे और चलना शुरू कर देंगे, जिसको उसको पुनर्जीवन मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत एक चीज़ बहुत ही माइन्यूट ढंग से सिखाऊंगा कैसे होता है। अगला देखिए रिकवरी पोजीशंस इनिशियल स्टॉप टू द असेसमेंट, बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों, अर्थात इसको रिकवरी अर्थात पुनर्प्राप्ति की स्थिति में लाना है। आदमी जैसे था, आप जिसको हार्ट कंप्रेशन देंगे, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देंगे बच्चों, एक आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देंगे, हार्ट कंप्रेशन देंगे और एक रिससिटेशन अर्थात पुनर्जीवन अगर उसको मिल जाएगा तो अपने पुनर्प्राप्ति की स्थिति में आ जाएगा। तो वही कहा गया रिकवरी पोजीशन इनिशियल टॉप टू द टू असेसमेंट, अर्थात उसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अच्छा उसको रिकवरी पोजीशन लाना पड़ेगा, पुनर्प्राप्ति की स्थिति में लाना पड़ेगा। जैसे वो पहले था ठीक उसी प्रकार से हो सकता है, अगर भगवान चाहे तो वो उस स्थिति में फिर से आ सकता है, अगर आपने अपने स्किलिंग का, अपने कौशल का भरपूर प्रयोग किया है तो। अगला क्या होगा बच्चों, और उसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको उस पेशेंट का प्रारंभिक शीर्ष से लेकर पैर तक का पूरा मूल्यांकन करना पड़ेगा, अर्थात इनिशियल टॉप टू द टू असेसमेंट। क्या दिया गया है, इनिशियल टॉप टू द टू असेसमेंट माने होता है प्रारंभिक शीर्ष से लेकर पूरा पांव तक उसका हमको पूरा मूल्यांकन करना पड़ेगा कि उस आदमी का पोजीशन क्या है, किस स्थिति में है, किस कंडीशन में वो पड़ा हुआ है, तब हम उसको पूरा सब कुछ अर्थात अपने कौशल के द्वारा उसको हम पुनर्जीवन दे सकते हैं, एक रिससिटेशन दे सकते हैं। अगला क्या है,
हैंड वॉशिंग एंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। आपको प्रॉपरली अपने हाइजीन पर ध्यान देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हैंड वॉशिंग करना पड़ेगा हर समय। खाना खाने के बाद आप खाना खाने के पहले हैंड को वॉश करिए, खाना खाने के बाद हैंड को वॉश करिए, कहीं आप जाते हैं आते हैं तो हैंड को वॉश करिए। क्योंकि बच्चों हर एक चीज़ें कैसे इन्फेक्शन होती हैं, क्योंकि नेचर ने जो हमारा स्किन दिया है बच्चों, जो बॉडी पूरा कवर किया गया है, ये स्किन हमको कवर करता है। और स्किन क्या होता है बच्चों, एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ये हमारे किसी भी अनवांटेड चीज़ को, किसी फॉरेन इन्वेडर को हमारे शरीर के अंदर एंट्री नहीं देता है। लेकिन जो खुला हुआ भाग है, जैसे बच्चों हमारा मुख हो गया, हमारा आँख हो गया, हमारा कान हो गया, हमारा नाक हो गया, तो ये सब खुले हुए हैं। यहाँ से कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया वायरस एंट्री कर सकता है। और इन सब का कनेक्शन बच्चों कहीं ना कहीं हमारे हाथ से है। आप हाथ से मुंह को भी टच करेंगे, हाथ से नाक को भी टच करेंगे, हाथ से कान को भी टच करते हैं, हाथ से आँख को भी टच करें। और जितने भी बैक्टीरिया वायरस अगर लगे रहेंगे आपके हाथ में, और इसी के माध्यम से ये कंटामिनेट कर जाएंगे हमारे मुंह में भी, हमारे नाक में भी, हमारे आँख में भी। तो इस कंटामिनेशन को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ को सैनिटाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाथ को सैनिटाइज करना पड़ेगा। अगर आप हाथ को सैनिटाइज कर लेते हैं तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो रहेगा वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि सैनिटाइजेशन से उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है, जो वॉल होती हैं, वो सब डैमेज हो जाती हैं और एक निर्जीव बैक्टीरिया व वायरस हमारे अंदर जाके कुछ नहीं कर सकता है ना। तो कुल मिला के आपको प्रॉपरली कोई भी चीज़ खाने से पहले, कोई भी वस्तु छूने से पहले आपको हैंड को वॉश करना है। खाने के बाद भी आप हैंड को वॉश करिए और अपने प्रॉपर हाइजीन का ध्यान दें, स्वास्थ्य का ध्यान दें। जैसे मार्केट में आप जा रहे हैं तो खुली चीज़ों का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि खुले हुई चीज़ों पर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस और ज़्यादा अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स आकर बैठ जाते हैं और हम उसको खा लेते हैं। तो कहीं भी बिल्कुल अनसेफ स्थान के चीज़ों को उठाकर ना खाएं, है ना। हाथ को हर समय प्रॉपरली वॉश करें, धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, ये बहुत ही जरूरी है। ये आपके प्रॉपर हाइजीन से जुड़ा हुआ है। अगला क्या है बच्चों, टाइप्स एंड कंटेंट्स ऑफ द फर्स्ट एड एंड किट्स। इस पूरे टॉपिक्स में हम ये भी पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के जो फर्स्ट एड के किट्स होते हैं, कौन कौन से सामान होते हैं जो हमारे पास होना चाहिए। अगर आप प्राथमिक उपचार करने के लिए आपके अंदर हुनर है तो आप अपने गाड़ी के डिग्गी में, आप अपने पास अगर कहीं भी हैं तो आप अपने पास फर्स्ट एड का किट्स जरूर रखें। अर्थात प्राथमिक उपचार के लिए कौन कौन से आवश्यक सामान होते हैं, कौन कौन से सामग्रियां होती हैं, वो आप अपने पास रखेंगे। कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, कौन कौन से किट्स होते हैं, ये हम आपको सब इसी वीडियो सेगमेंट्स में बताएंगे। बच्चों सबसे पहले आप ये ध्यान दे लीजिए, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको इंश्योर कर लीजिए कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप हमारे नए व्यूअर हों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो हमारा नया वीडियो बने वो नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे, है ना बच्चों। तो ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए हम बात करते हैं पहले। तो अगला क्या है बच्चों, हम बात करेंगे किट्स के विषय में। फिर यहाँ देखिए अगला बी पे बात करते हैं, फर्स्ट एड्स टेक्निक्स। अब हम यहाँ देखेंगे प्राथमिक उपचार के लिए कौन कौन से टेक्निक्स हैं, कौन कौन से तरीके अप्लाई किए जाते हैं, कौन कौन से तरीके लगाए जाते हैं, इनके विषय में हम बात करेंगे। तो बात करेंगे इसमें सबसे पहले ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस। किस प्रकार से हम ड्रेसिंग करेंगे, किस प्रकार से हम बैंडेज पट्टियाँ कैसे बांधेंगे। क्योंकि सड़क दुर्घटना हो गया, कोई मान लीजिए बड़ी बीमारी हो, जैसे फोड़ा हो गया, सेप्टिसिमिया हो गया, तो इन सब के इलाज करने के लिए हमको प्रॉपरली ड्रेसिंग करना पड़ेगा, या बैंडेज कैसे हम लगाते हैं, इन सब के विषय में। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेजुएशन कर लेने के बाद किसी बच्चे के अंदर इतना हुनर डेवलप नहीं हो पाता है कि वो प्रॉपरली बैंडेज भी बांध सके, पट्टियाँ भी बांध सके, या ठीक अच्छे ढंग से ड्रेसिंग कर पाए। तो ये नॉर्मल है, हर एक घर में कोई ना कोई फोड़ा फुंसी बच्चों को हो जाता है, कहीं कट जाता है, कहीं घाव हो जाता है। अगर वो घाव खुला रहेगा बच्चों तो कहीं ना कहीं मक्खियों के लार्वा वहाँ आ जाएंगे और मक्खियों से बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस वहाँ आके बैठते हैं। क्योंकि बच्चों बैक्टीरिया वायरस को ले आने के जो मेन कैरियर होते हैं, जो वाहक होते हैं, जो वेक्टर होते हैं, वो मक्खियाँ ही होती हैं। तो मक्खियाँ जब वहाँ आके बैठ जाएंगी तो पता नहीं कितने बैक्टीरिया वायरस को वहाँ आके रख देती हैं, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हमको प्रॉपरली, अगर मान लीजिए कहीं वाउंड है, कहीं घाव खुला हुआ है, तो उसका प्रॉपरली क्या होना चाहिए, ड्रेसिंग होना चाहिए, अच्छे से पट्टियाँ बंधनी चाहिए, बैंडेज लगाना होता है ना। अगला देखिए, अगला हम देखते हैं फास्ट इवैल्यूएशन टेक्निक्स सिंगल रेसेस। अर्थात हमको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से हम इवैक्यूएशन दे, फास्ट इवैक्यूएशन टेक्निक्स, दैट इज द सिंगल रिस्कर्स, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम किस प्रकार से कौन सा था बच्चों, मिनट, हाँ,
तेजी से निकासी तकनीक, अर्थात ये है अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो वो हमको ये एकल बचाव करता है। तेजी से निकासी की तकनीक हमको समझना पड़ेगा। इवैक्यूएशन की टेक्निक क्या होती है इसके विषय में हम समझेंगे। अगला क्या है, ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट कहीं से बीमार हो गया है, कहीं अगर वो ऐसे जगह पर दुर्घटनाग्रस्त है तो उसको हम अपना एक प्राथमिक उपचार देकर, एक प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार देकर किस प्रकार से हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, किस प्रकार से उसको हम एक गाड़ी के माध्यम से गाड़ी में बैठाकर उसको हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करेंगे, हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे। तो इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक्स को भी हम जानेंगे कि कौन सा ऐसा व्यवस्था अगर हम कर दें कि पेशेंट बहुत अच्छे समय पर वहां पहुंच जाए और उसका इलाज हो सके, है ना। अगले में देखिए हम बात करते हैं फर्स्ट एड रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अर्थात जो प्राथमिक उपचार है किससे रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, सांस से रिलेटेड हम कौन सा प्राथमिक उपचार दे सकते हैं इसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, अर्थात रेस्पिरेशन के बेसिक्स क्या हैं, उसका जो एक क्या कहते हैं उसको बुनियादी जो शिक्षा होती है श्वसन के विषय में, तो श्वसन का एक बुनियादी शिक्षा हम पहले ये प्राप्त करेंगे कि व्हाट इज द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होते हैं, ब्रीदिंग क्या होते हैं, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या होता है, हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटीज क्या होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम्स क्या होता है बच्चों। तो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं रेस्पिरेशन के जिसके विषय में हमको समझना पड़ेगा कि हमारा फेफड़ा कैसे फंक्शन करता है, पूरे 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, कितना ऑक्सीजन हम एक ब्रीथ में इंटर करते हैं, एक सांस लेने, एक ब्रीथ लेने में हमको कितना समय देना पड़ता है, क्या होता है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, इन सब विषय में बच्चों तो बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेशन के विषय में हम जानेंगे। उसका एक बुनियादी शिक्षा क्या होता है रेस्पिरेशन के विषय में, इसके विषय में हम नॉलेज प्राप्त करेंगे, है ना। आगे अगर हम देखें तो नो ब्रीदिंग और डिफिकल्ट ब्रीदिंग, अर्थात अगर सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। सांस लेने में दिक्कत होती है, अगर पल्सेस जो होती हैं वो 60 से नीचे चली जाती हैं तो बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया के विषय में हम पढ़ेंगे। और डिफिकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, अर्थात शॉर्ट ब्रीदिंग हो जा रही है, सांस हम नहीं ले पा रहे हैं, तो शॉर्ट ब्रीदिंग के विषय में हम लोग समझेंगे, है ना। ड्रॉविंग, अर्थात कोई आदमी डूब रहा है तो डूबने के बाद उसकी जो स्थिति बन जाती है उसको हम कैसे फिर से पुनर्जीवन देंगे, किस प्रकार से रिससिटेशन देंगे, किस प्रकार से कार्डियोवैस्कुलर कंप्रेशन करके हम उसका जीवन बचा सकते हैं। तो एक डूबते हुए आदमी को आप कैसे बचाएंगे, कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार देंगे, इसके विषय में हम बात करेंगे। साथ ही साथ क्या होता है बच्चों, चॉकिंग, अर्थात कुल मिला के उसका गला घुट रहा है। चॉकिंग माने क्या होता है, गला घुटना, अर्थात उस पेशेंट का गला घुट रहा है, चॉकिंग हो रहा है, तो इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। गला घुटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, है ना। अगला है स्ट्रैंगुलेशन एंड हैंगिंग, अगर कोई गला दबाकर, गला घोट रहा है, गला दबा के किसी को मारा है और उसका गला बुरी तरह से क्या हो गया बच्चों, डेंजर्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया है, जिसकी वजह से उसका जान जा सकता है। तो इसके विषय में हम कैसे आदमी का उपचार करेंगे। और हैंगिंग, अगर फांसी कोई लगा लिया है और मर गया है तो आप कैसे जान पाएंगे कि ये फला पर्सन फांसी से मरा हुआ है, इन सब के विषय में हम इसमें बात करेंगे। तो एक बार फिर से आप जान लीजिए, क्या नो ब्रीदिंग, अर्थात वो सांस नहीं ले पा रहा है जिसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। सांस लेने में सीने में दर्द होता है जिसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं, तो ब्रेडिकार्डिया के विषय में जानेंगे, टैकीकार्डिया के विषय में जानेंगे। डिफिकल्ट ब्रीदिंग, दैट इज द रेस्पिरेटरी शॉर्टनेस, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अर्थात सांस हम ले ही नहीं पाते हैं, सांस लेने में डिफिकल्टीज हो रही हैं। निमोनिया क्या होता है, इन सब विषय में बच्चों हम लोग बहुत अच्छे। अस्थमा क्या होता है, आस्थमिक कंडीशंस क्या होते हैं, एलर्जी का अस्थमा किसे कहते हैं, बैक्टीरियल अस्थमा किसे कहते हैं, तो इन सब के विषय में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ड्रॉविंग, अर्थात कोई आदमी डूब रहा है और बुरी तरह से वो इंडेंजर्ड हो गया है, बहुत बुरी तरह से वो घायल हो गया है, तो उसको हम कैसे बचा पाएंगे, क्या स्वास्थ्य उपचार देंगे, तो क्या प्राथमिक उपचार देंगे, इसके विषय हम जानेंगे। चॉकिंग, गला घुट रहा है, कोई आदमी का गला घुट रहा है, कोई गला घोट के मारने का प्रयास किया है, वो बहुत गंभीर रूप से ग्रसित हो गया है, बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया, उसका हम कैसे इलाज करेंगे। साथ ही साथ किसी आदमी का फांसी दे दिया गया है तो आप कैसे उसको जान पाएंगे। अगला है बच्चों स्वेलिंग विद इन द थ्रोट, क्या है अगला, स्वेलिंग विद इन द थ्रोट, अर्थात अगर मान लीजिए थ्रोट में, गले में सूजन हो गया, खराश हो गया है, क्या हो गया है, खराश हो गया है, सूजन हो गया है, तो आप इसको कैसे जान पाएंगे, क्या प्राथमिक उपचार देंगे। सफोकेशन बाय द स्मोक, अगर मान लिया आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं तो सार्वजनिक स्थान पर किसी को रोक नहीं सकते हैं, अगर वो आदमी बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है और वहाँ सफोकेशन हो रहा है किसी आदमी को, तो आप वहाँ क्या बताएंगे, कैसे करेंगे, अपने कौशल का विकास करके उसको कैसे समझाएंगे और साथ ही साथ उसको क्या उपचार देंगे जो आदमी सफोकेशन में है, अर्थात जिसको क्या हो रहा है, दम घुट रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है,
किससे? सफोकेशंस बाय द स्मोक एंड द गैसेस, गैस से भी सफोकेशन हो सकता है, या फिर किससे? गैस से भी, या फिर स्मोक से। आस्थमा, जैसा कि मैंने बताया, आस्थमा दमा क्या होता है किसी आदमी, क्योंकि एडोलसेंस में बच्चों जीरियाटिस कंडीशन में जो बूढ़े हो जाते हैं, एजिंग के समय क्या हो जाता है, जैसे जैसे एज ढलता चला जाता है उसमें आस्थमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो किसी पेशेंट में अगर आस्थमा हो गया, चाहे वो एलर्जिक आस्थमा हो, चाहे वो बैक्टीरियल आस्थमा हो, चाहे वायरल आस्थमा हो, चाहे निमोनिया हो, इन सब के केस को हमको कैसे समझाना पड़ेगा, या उसके लिए हम प्राथमिक उपचार क्या दे सकते हैं, इन सब के विषय में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, इस पर फोकस डालेंगे, है ना। अगला है बच्चों, फर्स्ट इज रिलेटेड विद द हार्ट, ब्लड एंड सर्कुलेशन, अर्थात कौन सा प्राथमिक उपचार हम देंगे, किससे? हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, या फिर ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या उपचार देंगे, क्या बताएंगे, आइए बात करते हैं। अगला है बेसिक्स ऑफ द, क्या है? बेसिक्स ऑफ द हार्ट। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड सर्कुलेशन। सबसे पहले हम ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट के बेसिक्स को समझेंगे कि ब्लड क्या होता है, हमारे ब्लड के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, क्लॉटिंग टाइम क्या होता है, किस प्रकार से हम हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करते हैं, किस प्रकार से आरबीसी को देखते हैं, इन सब के विषय में हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम हार्ट के विषय में जानेंगे, हार्ट की स्थिति क्या होती है, हार्ट कहाँ होता है, हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, या फिर स्टेनोसिस क्या होता है, कार्डियक हार्ट अरेस्ट क्या होता है, ये से सिनकोप क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरलिस क्या होता है, एंजाइना क्या होता है, इन सब विषय में हमको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन में कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, और ब्लड के विषय में कुल मिला के बच्चों हमको पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में एक जो सुपरफिशियल नॉलेज है उसका होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बुनियादी शिक्षा प्राप्त करेंगे हार्ट के विषय में और ब्लड सर्कुलेशन के विषय में। अगला क्या है बच्चों? चेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड ब्लीडिंग। अगर हमारे साथ चेस्ट में, हमारे सीने में कोई तकलीफ है तो इसके विषय में हम जानेंगे। ब्लीडिंग टाइम, जैसे मैंने बताया, मान लीजिए आप जा रहे हैं रोड पर, अगर किसी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और उसका ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जा रहा है, अगर वहाँ आप प्राथमिक उपचार नहीं करेंगे तो ब्लड निकल जाने से उसकी आदमी की डेथ हो सकती है, चली जाएगी। तो आप ब्लीडिंग को कैसे रोक पाएंगे, क्या उपचार दे सकते हैं आप अपने कौशल के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा, तो ये इसके विषय में हम बात करेंगे कि ब्लीडिंग टाइम कितना होना चाहिए, क्लॉटिंग टाइम कितना होना चाहिए, अगर और वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने होते हैं, ब्लीडिंग को हम कैसे रोक सकते हैं, इन सब के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो ये बच्चों वीडियो सेगमेंट्स बहुत बड़ा होता जा रहा है, हम आज यहाँ तक डिस्कस करेंगे। कल आप याद रखे रहिए, कल हम लोग जो बात करेंगे फर्स्ट एड रिलेटेड विद द वाउंड्स एंड इंजरीज, यहाँ से हम बात करेंगे। अगले वीडियो सेगमेंट्स हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। एक बार बच्चों हम आपको इसके विषय में एक ब्रीफ एजुकेशन, एक ब्रीफ नॉलेज दे रहे हैं, एक संक्षिप्त नॉलेज दे रहे हैं। इसके बाद हम एक एक यूनिट को बहुत डीप में पढ़ेंगे, पूरा साइंस सिम्टम्स जानेंगे, पूरा ट्रीटमेंट जानेंगे, पूरा प्रिकॉशन जानेंगे, पूरा प्रिवेंशन जानेंगे, सबके विषय में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे बच्चे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। ये सभी बच्चों के लिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी बच्चे हैं बीएससी, बीए और बीकॉम पार्ट 1 में, सबके लिए बहुत ही जरूरी है। सबको पढ़ना है और सबको पास करना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।